बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 10th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें आज सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस को। जी, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वो है जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ होता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि सबसे पहले ब्रोंकाइटिस हमारी 10th क्लास की बुक में डिस्कस किया गया है। तो ब्रोंकाइटिस जो है ना, इट इज़ बेसिकली एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स। ये एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग हो जाना, सूज जाना। आपको पता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ट्रैकिया जब लंग्स के अंदर एंटर होते हैं तो दे डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ब्रोंकाई। यानी राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर लंग्स के अंदर जाके ट्रैकिया डिवाइड हो जाते हैं। तो अब जो ब्रोंकियल ट्यूब होते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मीन स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। उस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, क्योंकि ब्रोंकाइटिस आगे फर्दर लंग्स तक एयर को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो वो उनकी जो ऑक्सीजन या एयर कैरिंग कैपेसिटी है ब्रोंकियल ट्यूब्स की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, आप इसको एक डायग्राम की मदद से हम देखते हैं। एक नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब और इन्फ्लेम्ड ब्रोंकियल ट्यूब, आप उन दोनों को देखें तो उससे आपको पता चलेगा कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। जी, तो स्टूडेंट्स ये वाला एक डायग्राम दिया गया, आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब का डायग्राम दिखाया गया है। किसकी आप नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो ये बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर होती है, ब्रोंकियल ट्यूब होती हैं। इसका आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है। इसके मुकाबले में आप ये बड़ा इन्फ्लेम्ड ब्रोंकियल ट्यूब देखें तो इसकी ये जो इंटरनल लेयर आपको नजर आ रही है ना, इंटरनल वॉल का, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो उसमें आपको ये रप्चर्ड फॉर्म नजर आ रही है। यानी इस जगह पे इन पार्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से एयर कैरिंग कैपेसिटी जो है ना उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए आप एक और डायग्राम देख। जी, तो ये आपके पास एक और डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें आप क्लियर आपको नजर आ रहा है कि नॉर्मल जो ब्रोंकियल ट्यूब्स की वाल्व होती हैं वो उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, ठीक है जी। और जो आपके पास इन्फ्लेम्ड ब्रोंकियल ट्यूब होती हैं, इसकी ये वाल्व आप देख ली हैं, ये वाल्व आपको रप्चर्ड फॉर्म में नजर आ रही हैं। इन वाल्व के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी मदद से इनकी जो फंक्शनल कैपेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जी, तो याद रखिएगा कि ब्रोंकाइटिस के दौरान बेसिकली खांसी आती है। खांसी इसकी सबसे कॉमन जो है ना इलामत है, ठीक है ना। और उसके साथ म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। म्यूकस आपको पता होना चाहिए कि म्यूकस एक थिक स्टिकी स्लाइमी मटेरियल होता है जो कि अलोंग द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स जनरेट होता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि सांस लेने में दुश्वारी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। नाउ कम टू द टाइप्स। अगर आप टाइप्स देखें तो ब्रोंकाई को बेसिकली हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज द एक्यूट टाइप एंड द अदर इज क्रोनिक टाइप। एक्यूट टाइप जो होती है ये शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म मीन्स ये जल्दी रिकवर हो जाती है, 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा। और क्रोनिक जो होता है वो ऑन गोइंग मीन्स एवर लास्टिंग, यानी काफ़ी लंबे अरसे तक ये बीमारी चलती है, 6 महीने तक, साल तक, 2 साल तक ये चलती है, फिर जाके ये बीमारी ख़त्म होती है। तो सबसे पहले आप अक्यूट ब्रोंकाइटिस को अगर आप देखें तो ये अक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ना, अक्यूट ब्रोंकाइटिस तकरीबन 10 डेज इसका ड्यूरेशन होता है। 10 दिन के बाद ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, कफिंग इसकी मेन सिम्टम है। खांसी आना शुरू हो जाती है जो कई दिनों, कई महीनों तक, कई हफ्तों तक वो खांसी जारी रहती है। उसके बाद और इसका मेन काज जो होता है ना, इसकी वजह इन्फेक्शन भी हो सकती है और लंग इरिटेंट्स भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन में आपके पास पैथोजन हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है जी। और लंग इरिटेंट्स से मुराद वो एलिमेंट्स हैं जो कि लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर सोविश पैदा करने वाले अनासर हैं, ठीक है ना। तो ये लंग इरिटेंट्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, पैथोजेंस भी हो सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अब
वो वायरस जो कि फ्लू या कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा कर रहा होता है, तकरीबन उसी वायरस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रोंकाइटिस कॉज करने के अंदर। यानी बैक्टीरिया और वायरस जो मेन पैथोजेंस हैं, इनकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ जाता है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ना, ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है जी, और इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है, यानी ऐसी स्वेलिंग होती है जो देर पा होती है, इतनी जल्दी रिकवर नहीं होती। और इसका जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस 3 महीने से लेकर 2 साल के पीरियड के अंदर जाके रिकवर होना शुरू होता है। जो ओल्डर एज के लोग होते हैं उनके अंदर इस डिजीज के चांसेस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से ज्यादा होते हैं। अमूमन 45 ईयर्स या इससे अबव एज के जो लोग हैं ना, उनमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ कम टू द साइंस एंड सिम्टम्स। अब हम देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी बड़ी बड़ी इलामात हैं। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस की जो बड़ी बड़ी इलामात जाहिर होती हैं, उनमें एक तो सोर थ्रोट है, यानी गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। फटीग, आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, बुखार होना शुरू हो जाता है, जिस्म के अंदर दर्द होने लगता है, ठीक है जी, और हर वक्त जो है ना नाक बहती रहती है, नाक में से पानी फ्लूइड जो है ना बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है, हर वक्त नाक बहता रहता है। इसकी नेक्स्ट सिम्टम्स में वोमिटिंग आ जाती है, उल्टी भी आ जाती है, कभी कभी हैजा की बीमारी इसमें आपको हो सकती है। इसके अलावा वीजिंग की एक इलामत जो है ना वो भी जाहिर होना शुरू हो जाती है। वीजिंग जो है ना ये बेसिकली एक विस्लिंग लाइक आवाज़ होती है, साउंड होती है, जो कि नाक में से आना शुरू हो जाती है, यानी सांस की नालियों में से ये एक स्पेशल किस्म की सीटी की तरह की आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाती है। लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, सीने के अंदर आपको दर्द या जकड़न की शिकायत जो है ना वो भी हो सकती है, ठीक है जी। आगे आप आ जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ जाता है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की जो बड़ी बड़ी सिम्टम्स हैं, उनमें कफिंग तो सबसे पहली और मेन है सिम्टम है, ठीक है ना, कि इसके पेशेंट को खांसी आना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा वीजिंग लाइक प्रॉब्लम भी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, और चेस्ट के अंदर, सीने के अंदर दर्द या घुटन की कैफियत भी पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से अपने इस टॉपिक को समझने के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसको आगे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।